हेलो स्टूडेंट, यूनिट 4 का आज का हमारा टॉपिक है सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव। इसकी सिंपल डेफिनेशन पहले हम देख लेते हैं कि किसी पृष्ठ का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर पृष्ठ के तल में तथा रेखा के लंबवत कार्य करता है। तो पृष्ठ तनाव एक बल है जो काल्पनिक रेखा पर कार्य करता है। इसको भी हम डायग्राम से और अच्छे से समझेंगे। तो इसका सूत्र हो जाएगा कि लगने वाला बल है जो कि पृष्ठ के तल में कार्य कर रहा है वो काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर कार्यरत है। तो फॉर्मूला हो जाएगा T=F/L। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम मान लें कि ये द्रव से भरा हुआ कोई पात्र है हमारे पास में, इसकी पृष्ठ पर मैंने कोई लाइन ड्रॉ की है, काल्पनिक रेखा है। तो काल्पनिक रेखा जब हम खींचेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि द्रव के पृष्ठ पर काल्पनिक रेखा जो खींची गई है वो किसी ठोस वस्तु में हम दबा के जो लाइन खींचते हैं उसके अकॉर्डिंग परमानेंट रह जाएगी। ये रेखा काल्पनिक है, जैसे ही हम खींच के हटाएंगे वो विलुप्त हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो रेखा हमने खींची है और जो पानी यहाँ से विस्थापित हुआ या जो भी द्रव यहाँ था वो जो विस्थापित हुआ है उसके दोनों ओर कण उपस्थित थे। इन दोनों कणों पर एक बल इनके विपरीत दिशा में इनको आकर्षित करता है। ये जो बल इनको विपरीत दिशा में कणों को खींच रहा है जिसकी वजह से रेखा विलुप्त हो जाती है, ये बल ही है पृष्ठ तनाव जो एकांक रेखा की लंबाई तक, जहाँ तक कि हमने रेखा को ड्रॉ किया था उस एकांक रेखा की लंबाई तक कार्य करता है। लेकिन इन कणों पर लगने वाला जो बल है वो रेखा के लंबवत कार्य कर रहा है। अगर रेखा आपने इस तरीके से खींची है तो पृष्ठ तनाव का जो बल लगेगा वो बिल्कुल इस रेखा के लंबवत लगेगा, लेकिन द्रव पृष्ठ के तल में लगेगा। अगर हम द्रव पृष्ठ के अंदर की ओर बोलते तो ये अंदर की ओर जाता, अंदर नहीं लग रहा है। जो द्रव पृष्ठ है हमारा उसी तल में लगेगा किंतु रेखा के लंबवत लगेगा। तो परिभाषा के अकॉर्डिंग क्लियर है कि पृष्ठ तनाव किसी पृष्ठ का वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई मतलब कि जितनी लंबाई तक हमने रेखा खींची है उसके पृष्ठ के तल में तथा रेखा के लंबवत कार्य करता है। इसको पृष्ठ तनाव कहते हैं। जनरली इसके ऊपर सिंपल डेफिनेशन भी पूछी जाती है और कई बार पृष्ठ तनाव की व्याख्या आणविक बलों के आधार पर भी पूछ ली जाती है। तो आणविक बलों के आधार पर जो व्याख्या पूछी जाएगी उसके अंदर आपको एक डायग्राम बनाना है कि आपने कोई पात्र ले लिया है, उस पात्र में द्रव भरा हुआ है। यहाँ पे आपको 3 अणुओं की कल्पना करनी है। पहला अणु जो बिल्कुल द्रव की सतह पर स्थित है, दूसरा अणु जो द्रव की सतह से कुछ नीचे स्थित है और तीसरा अणु जो बिल्कुल पानी में बिल्कुल द्रव के अंदर डूबा हुआ है। आपको क्या करना है कि नाम दे देते हैं हम A, B और C, ये 3 कण हैं। इनकी एक छोटी सी त्रिज्या को मानकर एक गोला बनाना है। हम उस गोले को मानेंगे कि ये इस अणु का जो प्रभाव है वो उस गोले तक रहेगा, या हम कहेंगे कि उसका आणविक प्रभाव गोला है वो। तो अगर मैं इसको इसका प्रभाव क्षेत्र बताना चाहूँ कि ये इस अणु का प्रभाव क्षेत्र है, इस अणु का प्रभाव क्षेत्र ये है और इस अणु का प्रभाव क्षेत्र ये है। तो ये जो गोले हैं ये इन अणुओं को केंद्र मानकर खींचे गए हैं। तो इनको हम नाम दे देते हैं अणु A, B और C। इन तीनों अणुओं के आधार पर हमको पृष्ठ तनाव की व्याख्या करनी है। इसी के अकॉर्डिंग आपको थ्योरी भी लिखनी है। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अणु A की अगर हम स्थिति देखें तो द्रव के बिल्कुल पृष्ठ तल पर है। अब यहाँ पे इसके साथ में क्या सिचुएशन होती है कि इसके बिल्कुल आधे भाग में नीचे की तरफ तो और दूसरे द्रव के अणु उपस्थित हैं, लेकिन ऊपर के भाग में कोई अणु उपस्थित नहीं है। तो इसको जो भी आकर्षण महसूस होगा वो इन नीचे वाले अणुओं की तरफ से ही होगा। ऊपर से इसको आकर्षित करने के लिए कोई भी अणु उपस्थित नहीं है, वहाँ सिर्फ वायु है। तो ये ऊपर की तरफ से आकर्षण अनुभव करने की वजह से इस अणु की प्रकृति रहेगी कि द्रव में नीचे की तरफ आए। सिमिलरली जो द्रव पृष्ठ से थोड़ा सा नीचे की ओर है उसके 3/4 भाग में
अणु उपस्थित है उसको आकर्षित करने के लिए, लेकिन 1/4 पार्ट के अंदर उसको ऊपर की ओर आकर्षित करने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पे जो इन पे परिणामी बल लग रहा है वो सभी चारों दिशाओं से समान रूप ना लग के असमान रूप से लग रहा है। तो जो परिणामी बल की दिशा होगी वो उसी तरफ होगी जिस तरफ से कि ये अणु आकर्षण बल को अनुभव कर रहा है। तो इस अणु की प्रवृत्ति भी होगी कि द्रव में अंदर की तरफ जाएगा, और यहाँ पर जो अणु है इसकी प्रवृत्ति भी क्या होगी, नीचे की तरफ आने की होगी। लेकिन तीसरा अणु जो पूरी तरीके से द्रव में डूबा हुआ है, उसकी सिचुएशन अगर हम देखें तो उसके चारों तरफ द्रव के दूसरे अणु उपस्थित होंगे। ये चारों तरफ से समान आकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो जहाँ पर इसकी स्थिति है ये अपनी उसी स्थिति में बना रहेगा। तो यहाँ से क्लियर समझ में आ रहा है कि द्रव के पृष्ठ पर जितने भी अणु उपस्थित होंगे उन सभी अणुओं की प्रवृत्ति होगी द्रव के अंदर की ओर जाने की। अगर द्रव के पृष्ठ पर यह स्थिति सभी अणुओं के लिए समान है तो द्रव के इसी गुण के कारण इसकी मुक्त सतह जो होती है, द्रव की मुक्त सतह, वो तनी हुई झिल्ली के समान व्यवहार करती है। और द्रव पृष्ठ का तनी हुई झिल्ली के समान व्यवहार करना ही पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो इन अणुओं के आधार पर हम ये पूरी व्याख्या कर सकते हैं। तो आपको पहले जो जो आपने एज्यूम किया है, माना है, उसको बताना है। डायग्राम में तीनों कणों की स्थिति बतानी है और क्या कारण है कि द्रव पृष्ठ के अणु द्रव के अंदर जाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन रीज़न को एक्सप्लेन करना है। और लास्ट में आपको पृष्ठ तनाव की परिभाषा बता देनी है। तो पृष्ठ तनाव की एक परिभाषा तो आपने स्टार्टिंग में देखी थी, इससे इसका फॉर्मूला निकल के आता है। और दूसरी परिभाषा यह भी है कि पृष्ठ तनाव द्रव का वह गुण है जिसके कारण उसकी मुक्त सतह तनी हुई झिल्ली के समान व्यवहार करती है। पृष्ठ तनाव की परिभाषा से हमें क्लियर हो गया कि जो द्रव होता है उसकी मुक्त सतह तनी हुई झिल्ली के समान व्यवहार करती है। क्यों? क्योंकि उसकी मुक्त सतह पर जितने भी अणु होते हैं उसकी नीचे की ओर आने की प्रवृत्ति होती है। तो अब इसकी सतह पर जो अणुओं की संख्या होती है वो सबसे न्यूनतम होती है। तो हम इसको दूसरी रूप में ये भी कह सकते हैं कि जो द्रव की मुक्त सतह होती है वो अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयास करती है। किस कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। लेकिन अगर पृष्ठ तनाव के विरुद्ध द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाया जाए, द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि की जाए, तो हमें द्रव के अंदर से अणु को ऊपर लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो किया गया कार्य ही पृष्ठ पर स्थित अणु में एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। मैं अगर द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाना चाहूँ तो कैसे बढ़ा सकती हूँ? यहाँ पे नीचे से और अणु को लाकर। तो द्रव में जो डूबा हुआ अणु है उसको ऊपर तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही किया गया कार्य पृष्ठ पर उपस्थित अणु में एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसकी वजह से द्रव के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें वृद्धि होती है। वह ऊर्जा ही कहलाती है पृष्ठ ऊर्जा। इसी से रिलेटेड एक और टर्म है जो द्रव का गुण होता है, जिस पे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। आणविक बलों के आधार पर जो पृष्ठ तनाव की व्याख्या है ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, अदरवाइज ये डेफिनेशन ही पूछी जाती हैं। पृष्ठ तनाव हो गया, पृष्ठ ऊर्जा हो गई। इसी के साथ में एक और टर्म है सहसंजक बल और दूसरा है आसंजक बल। सहसंजक बल और आसंजक बल द्रव के लिए ही होते हैं। ये दोनों गुण या आप कह सकते हो दो अलग अलग पदार्थों के बीच में गुण होते हैं। इन्हीं से जुड़े हुए क्वेश्चन अभी मैं आपको बताऊंगी कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो सहसंजक बल होता है समान पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। दोनों ही आकर्षण बल है, लेकिन सहसंजक बल कौन सा होगा? समान पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल सहसंजक बल कहलाता है। और दो असमान पदार्थों के या दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल आसंजक बल कहलाता है। सहसंजक बल का जैसे कि द्रव है तो द्रव के अणुओं में भी आपस में आकर्षण बल होगा, तो वो उनके बीच में जो आकर्षण बल है वो क्या होगा? सहसंजक बल होगा। लेकिन एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या कारण है कि पानी कांच को गीला करता है जबकि पारा नहीं? पारा भी एक द्रव फॉर्म है पदार्थ की, और पानी तो द्रव है ही, आपको पता है। तो वो दोनों ही पदार्थ जो द्रव हैं वो कांच के संपर्क में आ रहे हैं। पानी भी कांच के संपर्क में आ रहा है और पारा भी कांच के संपर्क में आ रहा है। तो क्या कारण है कि पानी कांच को गीला करता है जबकि पारा नहीं करता? तो पानी और कांच के बीच में दो अलग अलग पदार्थ हो गए। तो पानी के अणुओं के मध्य लगने वाला सहसंजक बल पानी तथा कांच के अणुओं के मध्य लगने वाले असंजक बल से कम है। यहाँ पे सहसंजक बल का मान कम है,
जो समान पदार्थ में लग रहा है, जबकि दो भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल ज़्यादा है। तो पानी कांच से आकर्षित होता है, इसीलिए उसको खाली करने के पश्चात भी वो कांच पर कुछ मात्रा में रह जाता है। जबकि पारे में स्थिति विपरीत होती है। पारे के अणुओं के मध्य लगने वाला सहसंजक बल पारे तथा कांच के अणुओं के मध्य लगने वाले असंजक बल से अधिक होता है। यहाँ पे सहसंजक बल का मान अधिक है, मतलब पारे के अणु अपने अंदर ही सिमटे हुए रहेंगे, वो कांच से आकर्षण महसूस नहीं करते हैं। इसलिए कांच या किसी भी दूसरे मटेरियल पर भी अगर हम इसको डालेंगे पारे को और वहां से अगर इसको शिफ्ट किया जाएगा तो ये अपने सारे अणुओं को लेकर शिफ्ट हो जाता है, अपनी कुछ भी मात्रा पीछे नहीं छोड़ता। इसके अणुओं के मध्य सहसंजक बल का मान ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। तो डेफिनेशंस तो इनकी बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं। एक और छोटा क्वेश्चन, जैसे पृष्ठ तनाव पे बेस्ड ये क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है द्रव की छोटी बूंद गोलाकार होती है या ओस की जो छोटी बूंदें होती है वो गोलाकार होती है, तो उसका कारण है पृष्ठ तनाव। अभी आपने डेफिनेशन में पढ़ा था कि पृष्ठ तनाव के कारण जो द्रव होता है वो अपनी पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम करने की कोशिश करता है, और द्रव की अगर छोटी बूंद है, एक अकेली बूंद है और उसको अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल मिनिमम करना है, तो बाकी जितनी भी आकृतियां होती है उन सभी आकृतियों की तुलना में जो गोलाकार आकृति होती है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम होता है। यही कारण है कि द्रव की छोटी बूंद गोलाकार होती है। तो इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं। तो इन सभी टॉपिक के नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगी, और ये आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में आप पृष्ठ तनाव के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।